नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सुमिता। आप सभी के फ़ोन कॉल्स के लिए और फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं कोविड-19 की पीसी में। हमारे इन्फेक्शंस जो हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मास्क लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि इन्फेक्शंस दोबारा से फिर ज़्यादा हो रही हैं। फिजी का इंडिपेंडेंस डे जो प्रोग्राम था हमारा अक्टूबर 9 को, उसको हमने पोस्टपोन कर दिया है अंटिल फर्दर नोटिस। अक्टूबर का महीना जो है वो फायर प्रिवेंशन मंथ भी है और ये अच्छा टाइम है अपने घर के फायर अलार्म्स के बैटरीज को चेंज करने का। चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स। Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की फिजी की न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। सोमवार को पुलिस ने रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेस ऑफिसर्स की सहायता से मिड रोड हाउसिंग नंबुआ में जो दो ग्रुप के बीच में मुठभेड़ हुआ था उसको रोकने में सफल हुए। आई विटनेसेस का कहना है कि ये एक ग्रुप सुकनी वालू रोड के और दूसरा ग्रुप मिड रोड हाउसिंग से आए और लोगों के घरों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इससे दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो गई। पुलिस स्पोक्समैन आना निसोरो ने पुष्टि की है कि पुलिस ने मिलिट्री की सहायता से इसको काबू में किया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 18-year-old एक स्टूडेंट को 60-year-old एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के कारण उसे हिरासत में लिया गया है। 60-year-old विक्टिम जो कोरोदिरी नौसोरी का रहने वाला है वो पिछले महीने से गायब बताया गया था। घर वालों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी क्योंकि व्यक्ति काम से वापस नहीं लौटा था। पुलिस ने कहा है कि बाद में इस व्हीकल को गियोलेवो रोड पर के पास पाया गया और व्यक्ति की लाश वहां से थोड़ी दूर पर पाया गया। छानबीन के चलते ये बात सामने आई है कि गाड़ी से कुछ आइटम्स मिसिंग था तथा विक्टिम के भी सामान भी चोरी हो गया था। इस विद्यार्थी को 1 काउंट ऑफ रॉबरी तथा 3 काउंट ऑफ थेफ्ट के लिए चार्ज किया गया है। अक्टूबर 4 से जबकि सभी वर्कप्लेस, हाउस ऑफ वर्शिप, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, कैफे, जिम, पूल्स और पार्लर्स 70% से खुल रहा है, तो वहीं पर सभी को याद दिलाई गई है कि सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोग ही जगहों पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री वोरेंगे बाइनीमरामा ने बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को इसकी जानकारी दे दी है कि लोगों को इन जगहों पर जाने के लिए फुली वैक्सीनेट होना अनिवार्य है तथा सभी कोविड मेजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें मास्क पहनना और 2 मीटर की दूरी बनाए रखना है। साथ साथ में केएफईजी ऐप को भी डाउनलोड करना होगा और अपने ब्लूटूथ को ऑन करके रखना होगा हमेशा। प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि अगर किसी बिजनेस को ये कानूनों का पालन न करते हुए पाया गया तो उन्हें हेविली फाइन किया जाएगा और उनके दुकान बंद कर दिया जाएगा। ऐसा आदेश प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। एक 26 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु सीडब्ल्यूएम हॉस्पिटल सुबह में एक वर्क रिलेटेड इंजरी से हो गई है।
पुलिस स्पोक्समैन आनानैसोरो का कहना है कि मृतक नकाशी नसीनु में एक ट्रैक्टर टायर में हवा भर रहा था जब वो टायर फट गया। माना जाता है कि ज्यादा हवा भरने के कारण टायर फट गया और उसकी ट्रक से उड़कर नीचे सीमेंट पर गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 24 सितंबर तक 17,996 बच्चों को पहला डोज दिया गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने रविवार तक कोविड-19 के 34 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि 80 लोगों ने रिकवर कर लिया है और जबकि 12,822 एक्टिव केसेस है। अप्रैल से लेकर अभी तक 51,132 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। न्यू टाउन के एक 33 वर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है जबकि वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। हालांकि उन्हें अन्य बीमारियां थी जिसके खतरा और बढ़ गया था। अप्रैल से लेकर अभी तक 631 लोगों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। 493 कोविड पेशेंट्स की मृत्यु अन्य बीमारियों से हुई है। फिलहाल 71 पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। पिछले शनिवार को सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर रेडियो फिजी मिर्ची ने एक पीसफुल गैदरिंग की थी जो फिजी के लोटोका में हुए हनुमान जी की एक मूर्ति को हैमर से बुरी तरह से तोड़ने के विरोध में किया गया था। उस पीसफुल प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों ने आकर उसका कंडेम किया जिसमें फिजी के वैंकूवर के ऑनररी काउंसिल मिस्टर बॉबी नायकर भी थे। लोगों ने पिटीशन पर साइन किया है। ये गैदरिंग एक बिगिनिंग है और अब ये एक मूवमेंट बन गया है। ब्रिटिश कोलंबिया में सभी स्कूल्स में इस सोमवार से सभी ग्रेड्स के लिए मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है। पेरेंट्स और टीचर्स वैक्सीन भी मैंडेट करने की अनुरोध कर रहे हैं। अभी कनाडा में कोविड-19 वैक्सीन 12 साल से कम के बच्चों के लिए अप्रूव नहीं है। वहीं फाइजर ने अपने रिसर्च डाटा कनाडा को सबमिट किया है जिसमें 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन इफेक्टिव और सेफ कहा गया है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। फिजी फुटबॉल एसोसिएशन ने एक टीम को वेस्टर्न डिवीजन भेजा है ताकि वे ऑफिशियल्स और कोचेस के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जबकि फिजी स्पोर्ट्स कमीशन ने 17 स्पोर्टिंग फेडरेशंस को अनुमति दे दी है ताकि वो नॉन कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग शुरू कर सके। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टूडियो में। मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है और आप चाहते हैं कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनके साथ शेयर कीजिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो विक प्रसाद जी को। उनका नंबर है 604-306-6647। CFO is organizing a community awards gala जो कि अक्टूबर 24 को है 12 बजे दोपहर के 12 बजे खन्ना बैंक्वेट हॉल में सरी में। उनका एड्रेस नोट कर लीजिए 11267 125 A स्ट्रीट सरी। टिकट्स जो हैं वो सिर्फ $30 की हैं पर पर्सन और टिकट्स की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप शेनन परमेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 778-709-2853 और विद्या शर्मा जी को 604-941-6427। अक्टूबर 5 वर्ल्ड टीचर्स डे है और अक्टूबर 9 फायर प्रिवेंशन डे है। सो अपने कैलेंडर्स में ये मार्क कर लीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है और जो आप हमारी अनाउंसमेंट में शेयर करना चाहते हैं तो आप हमको ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं fijiinfocus2021@gmail.com। अगेन fijiinfocus2021@gmail.com। अब हमारे स्टूडियो में आ गए हैं डॉक्टर बुर्जी जी। चलते हैं सुनते हैं डॉक्टर साहब जी को। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल,
अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप प्रोग्राम बहुत प्यार से सुनते हैं। कमीला जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सभी को इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में चले गए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल में जहाँ पर शिक्षा मिलनी है उसके साथ में उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, दोस्त होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं जो बच्चा एक दूसरे से मिलकर ही सीख सकता है। जो मास्क है वो अब लगाना पड़ेगी। जो ग्रेड 4 से ग्रेड 12 के बच्चे हैं उनके लिए तो मैंडेट है, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि छोटी उम्र में भी बच्चे सीख सकते हैं मास्क लगाना। अगर मास्क लगाते हैं तो चांसेस जो है कोविड होने का वो कम है। आपको पता है 12 साल के ऊपर हम वैक्सीनेशन लगा सकते हैं और बहुत सारे बच्चों ने वैक्सीनेशन लगाया है। अगर किसी ने नहीं लगाया तो जरूर लगाएं। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है भी, जो छोटे बच्चे हैं और खास करके 5 साल से 11 साल के बच्चे, उनके लिए भी वैक्सीनेशन के लिए कुछ महीनों में आने की संभावना है। इसके लिए रिसर्च जो है लगभग मुकम्मल हो चुका है, सो हो सकता है दिसंबर तक उनके लिए भी जो है वैक्सीनेशन आ जाएगी। हमें जो भी स्कूल की गाइडलाइंस है इन्फेक्शन कंट्रोल की वो फॉलो करनी है। सभी जो स्टाफ है, टीचर्स है, सभी मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा कोविड का नंबर है वो बढ़ रहा है, और जब हम कहते हैं भी जो ये पैंडेमिक है, जो ये महामारी है, करीबन 1.5 साल से चल रही है, पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब भी इसके नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनमें है जिनमें वैक्सीनेशन नहीं लगा। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं, जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट हैं या आईसीयू में, करीबन 94% वही हैं जिनको टीका नहीं लगा। और आपको पता है 12 साल के नीचे बच्चों को फिलहाल तो टीका नहीं लगा, आगे चल के वैक्सीनेशन आने की संभावना है। उसलिए हमें ये इन्फेक्शन कंट्रोल के जो पालना है करनी चाहिए। हैंड वॉशिंग है, हैंड सैनिटाइजेशन है। मुझे मालूम है अभी फिजिकल डिस्टेंस स्कूल में रखना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जितना भी हो सकता है कॉरिडोर्स में या और जगह पे हम उसको फॉलो करें। आप डरिए मत, वैसे भी स्कूल में जो है कोविड कम होता है। स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के अलावा और भी सोशल इंटरेक्शन और जो हमारी जो मानसिकता है, मेंटल हेल्थ है, वो भी बरकरार रहती है। तो मैं अब सबसे फिर अनुग्रह करूंगा भी मास्क जरूर लगाएं। मास्क आपको प्रोटेक्शन देगा, और यही एक जरिया था पहले भी, जब भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थे हम सब मास्क लगाते थे, फिजिकल डिस्टेंस रखते थे, हैंड सैनिटाइजेशन करते थे। तो ये सब आप करिए और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले समय में अगर और इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं बताऊंगा। हमारा जो नेबरिंग प्रोविंस है अल्बर्टा, उसमें तो नंबर इतने बढ़ चुके हैं आईसीयू के भी, वो कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश कोलंबिया, लेकिन हमारे आईसीयू कैपेसिटी भी बढ़ रही है, इसलिए वो पेशेंट अब ऑन्टेरियो भेजना चाहते हैं। हम नहीं चाहते भी हमारे नंबर इतने बढ़ जाएं ताकि हमें ये दुविधा पड़े। स्कूल जाओ, लेकिन जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की गाइडलाइंस है उनकी पालना करो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसते रहो। थैंक यू। चलो हम देखते हैं एक बहुत सा सुंदर सा गीत परनील प्रसाद जी की, सुनते हैं। हो के जुदा ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं। हो के जुदा ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जान। And when they formed Fiji Soccer Federation, they were able to have a diverse group of people. You know, the Fijians, the native Fijians, the part Europeans, the Chinese, they all were able to play soccer for the first year in 1960. That woke up Fiji Indian Football Association, who was led then by, say, Justice Moti Tikaram as president, and he implemented the change at the end of 1960. In 1961, when the new president came, Mr. Abdul Latif, a very prominent lawyer himself, they changed the constitution
And for the first time in 1961, non-Indians were allowed to play. And through the blessing of Mr. Pillai and Mr. Joseph and Mr. Choigopal, there's a wonderful legacy that he left behind. Yeah, that's what we're here to talk about. So can you tell me when Mr. Pillai came to Canada? Mr. Pillai came to Canada in 1968. Okay. But prior to 1968, in Fiji, he also started up the Fiji Weightlifting Association, Okay. and he was a gold medalist at the 1963 South Pacific Games. So he was a very good athlete as well, you know. And in that organization also was led by Indo-Fijians, and he made it diverse. Okay. And he brought Mr. Edmund March and Vilitate Gumavitia, and then Pio the Velati, and all these guys that came in. These are prominent names that I'm mentioning Yes. in the sporting fabric, Yeah. you know, and he was very content in doing that. But unfortunately, he had to come for greener pastures. You know, he had 6 kids at that time with his wife. He's a self-made man, you know, worked really hard in being a body man, you know, and, you know, working in the motor field, car field. He came here. He took up that same job, started up his own business, but he never gave up in working for the community. Now, as he stepped out here, Yeah. he worked in getting Fiji Canada Association, who he became the 4th president of Fiji Canada Association, but he was one of the founding members. He was also a founding member of the Fiji Soccer Association of British Columbia, and the first president. He was the founding member of the Sangam Society of British Columbia, and the first president. He also was involved in many other organizations here within the Fijian community. At that time, there was a business organization when there was little businesses that people were forming, and they, they called it the Fiji Business Organization. He was also the patron of an organization called AFLA, Association of Fijians Living Abroad, that is worldwide, and he was the patron of AFLA. I happen to be the international president of AFLA, and he was very supportive of us, and he was also contributed a lot to that. Mr. Pillai also was very generous with time. He was generous financially, but most of all, I remember him, he was very generous with his comments. He was always very enticing, very, he would be very encouraging, and that's the kind of lifestyle he had. And we will miss him dearly. Yes. So he was also the first Consul General Yes, in Fiji in Canada. yes. And he served there for 10 years, I guess, or even more than that. Yeah, right? close to 15 years. So he served until 15 years. So he was a very well-known member of the Fijian community. He done a lot of work in the Fijian. But just because we are talking about him, he's no longer here. He passed away at the age of 88. Yes. Correct? Yes. Yes. Yeah, he was born in 1934 in Tailevu, Londoni, Tailevu, right? And he moved to Flagstaff in Suva at the age of 14, where he worked his way into becoming a body man and a community person. And like I said, he joined a group of people that he served, and he served very well. Now, being appointed as the Consul General, it was something that he had worked hard in attaining, and then the Prime Minister of Fiji, Ratusekam Semara, appointed him to that position, and that he served for 15 years very well,
with much um, colorful, and when I use the word colorful, I use it unreservingly. He was a very colorful person himself. Like I said in his comments and with whatever he done, he was always very cooperative in organizing people. That race, color, and creed never interfered with him. He was, and any religious thing either. And he would attend every religious function or every other function that he was invited to. He was always there. He was very involved with the youths, and always was very encouraging to the youths. And that's something that I enjoyed, participating with him over the years. He also was recognized by the Canadian government, and in the for the 125th anniversary of Canada, he was awarded a commemorative award for his service to Canada. Wow. Yes. And the reason we are talking about him, because he's no longer here, and by the time this show will air, maybe his funeral will be over. And as you know, during the pandemic, only certain people are invited to attend the funeral. So how many children has he left behind? Who has he left behind? He left his wife and 7 children. Behind. 6 of them were born in Fiji. The youngest one, Sheila, was born here in Canada. They all live within British Columbia, except for Sheila and the mom that lives in Blaine, Washington State. Mr. Pillay lived here in New Westminster, British Columbia, and that's where he passed away on the 14th of September, unfortunately, and we'll miss him dearly. Yes. We'll miss him dearly. He has left a legacy that will be very hard to equal, and and I say it with much pride. And for young people that are coming up, like Bobby Niker, the Consular General that has taken his place. He himself was talking to Bobby and said he had got all of Mr. Pillay's blessings and guidance, in doing what he said. And he himself, Bobby, has been doing a wonderful job for our community. And having young people like Kevin Chand and Peter Raju and Chandra Sharan, and you, Camila, yourself, that has been doing wonderful work within the community. Mr. Pillay would be one of the most proudest person to have been able to guide you all into this direction, into this country where we all as immigrants have been very, very fortunate to have him as a leader for us when people arrived in this country. Right? And you guys have taken over the flag and carried on, and it's wonderful. For all our organizations that still exist, the religious organizations, the Muslim organizations, Sanatan Dharam Sangam, the Fiji Canada Association, AFLA, and our Indo and our ITOK organizations that are here, and the organization, the Christian church organizations from the Fijian, they are very, very much great contributors and followers that Mr. Pillay had guided them into, Mr. Joseph, maybe I'm looking at the clock too, and on behalf of all of us on Asian Pulse TV, from the Fijian community, our viewers, our heartfelt condolences go to his wife, grieving wife, his children, grandkids, and all the friends and the family. He was one person
that we cannot, even it doesn't matter how much we try to replace, we'll not be able to do so because he was that prominent figure and a legend in the Fijian community. Thank you very much. And I thank Asian Pulse for inviting us and carrying a message for a very, very dear and prominent Fijian. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जाने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप हमारे शो को एंजॉय करते होंगे। हमारा जो शो ये है संडे को 4 बजे, कैलगरी में 5 बजे चैनल 10 पर आता है। Fiji in Focus airs on Tuesday at 10 p.m. in BC और कैलगरी में 11 बजे एंड इसको रिपीट होता है 4 बजे संडेज को BC में और कैलगरी को 5 बजे। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए आप हमारे प्रोड्यूसर कमिला जी को कांटेक्ट कर सकते हैं 604-537-5123। अपना और अपने फैमिलीज का ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। पुट बैक योर मास्क ऑन। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।